Hello students, welcome to Shalom Education Classes. Let's start with a new chapter, Forest and Wildlife Resources of Standard 10 SS GSEB Board. So today we are going to see about forest and wildlife resources. See, what is a resource? Already we have done in chapter number 8. Resource are Resources are such things which we get in nature, and when humans need or wants are fulfilled, yes, with it is known as resources. Hello students, welcome to Shalom Education Classes. Let's start with lesson number 9, Forest and Wildlife Resources of Standard 10 SS GSEB Board. So let's start with the chapter फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज क्या है? लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था इन दी 8 चैप्टर कि रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलते हैं, पर सारी चीज़ों को रिसोर्सेज नहीं बोल सकते जब तक इंसान उसको यूज़ करना ना जान ले, है ना. जब तक उसको यूज़ करना, उसको अपने इस्तेमाल के लिए ना ले, उसको रिसोर्स नहीं बोल सकते हैं. तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे एक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए रिसोर्सेज हैं, राइट. द एग्जिस्टेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज़ डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज ही के ऊपर हम डिपेंडेंट है. हमारे मैन के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर रिसोर्सेज नहीं है तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, डेवलपमेंट आप देख नहीं सकोगे, प्रोग्रेस नहीं देख सकोगे. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein in the forest are considered to be very important resources. तो अर्लियर टाइम्स में हमारे एंशियंट लोग भी अपने सारे जो ज़रूरतें थे वो नेचर से ही पूरा उनका होता था, राइट. और फॉरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. A general meaning of forest is the accumulation of trees, scrubs और eaves of grass, है ना. तो इन जनरल अगर हम लोग बोले कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट में बहुत सारे आप पेड़ देख सकते हो, है ना. इतने सारे पेड़ देख सकते हो, यस. ग्रासेस देख सकते हो, छोटे छोटे मतलब आप प्लांट्स देख सकते हो. मतलब बहुत चीज़ें हैं जिसको आप बता सकते हो कि ये फॉरेस्ट है, राइट. In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. तो अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एक ऐसा एरिया है या ऐसा एक रीजन है जहाँ पे पेड़ या पौधे या प्लांट्स जो उगते हैं विदाउट मैन एफर्ट, यानी वहाँ पे मैन का कोई भी योगदान नहीं है, नेचुरली ग्रो होते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन. तो इसे क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन. वर्जिन को आप, अगर मैं बोलूँ तो उसको आप प्योर भी बोल सकते हो. वर्जिन को क्या बोल सकते हो? प्योर भी बोल सकते हो, राइट. नाउ सच वेजिटेशन इन इंडिया इज़ अवेलेबल ओनली इन हिमालयाज, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट. अब इंडिया में ऐसे वेजिटेशन जो अपने से ग्रो हुए हैं वो सिर्फ आप अभी हिमालयाज में देख सकते हो, सुंदरवंस में देख सकते हो, और कुछ पार्ट ऑफ दी थार डेजर्ट में, रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट में देख सकते हो. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, राइट. नाउ लेट अस क्लासीफाई द फॉरेस्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज़ मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. तो फॉरेस्ट को आप अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो. यू हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इन स्टैंडर्ड 9. तो स्टैंडर्ड 9 में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट के बेसिस पे किए थे. Here we will know about 3 types of forest on the basis of administration, ownership and management. अब यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में आप क्या करने वाले हो? फॉरेस्ट के 3 टाइप्स देखने वाले हो. कौन से बेसिस पे? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे देखने वाले हो और ओनरशिप या मैनेजमेंट की बेसिस पे, राइट. तो हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट
अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट है क्या? सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट कि इसे डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करेंगे, किसके कंट्रोल में होते हैं? डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। Here there is restriction on lumbering, collection of woods for pasturing। यानी यहाँ पे आप फ्रीली जा नहीं सकते हो इस एरिया में, इस फॉरेस्ट में आप फ्रीली जा नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लंबरिंग यानी कि वहाँ की जो चीज़ें हैं आप वहाँ से जाके कलेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर अपने कैटल्स को वहाँ पे पैस्चरिंग के लिए यानी ग्रेजिंग के लिए लेकर नहीं जा सकते हो। तो ये डायरेक्टली, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है डायरेक्ट एडमिनिस्टर कौन करते हैं? इसे गवर्नमेंट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ये भी फॉरेस्ट है कि बहुत लोग इसे देख रेख करते हैं, जैसे कि लोकल पीपल्स आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज द एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। अब ये वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके आसपास में गांव में रहने वाले लोग वहाँ जाने की परमिशन है उनको, अपने कैटल्स को लेकर जाना, ग्रेजिंग करना, जब तक कि वो लोग वहाँ पे कोई नुकसान ना करें। ओके, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जा सकते हैं, लंबरिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग करवा सकते हैं, पर फॉरेस्ट को आपके वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो तब तक ठीक है वो। ओके, now let us know about the third type, that is unclassified forest। These forests are still not classified। unclassified कब बोलेंगे? जब उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा। तो ये ऐसे फॉरेस्ट है जो अभी तक क्लासिफाइड नहीं है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग और एनिमल ग्रेजिंग, यानी यू कैन हैव योर मीन्स वहाँ पे मे बी मैं बोल सकती हूँ कि ट्रीज़ कट कर सकते हैं, या फिर ग्रेजिंग के लिए भी आप ले जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वाला जो पार्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, 3 टाइप्स है, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर क्लासिफिकेशन, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, राइट। सो the forest of India are classified into 3 types on the basis of ownership, administration and management aspect। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेट फॉरेस्ट। ओके, स्टेट फॉरेस्ट में क्या होगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि सेंटर यानी यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करेंगे। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ कंट्री फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। तो हमारे इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी स्टेट फॉरेस्ट, क्योंकि उसका जो कंट्रोल है या इधर सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट। कम्युनल और कम्युनिटी फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। तो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट किसके कंट्रोल में आते हैं? लोकल गवर्नमेंट्स के भी। ओके, जैसे कि आप विलेजेस में देखो ग्राम पंचायत है, या फिर आप नगर पालिका में देखो म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐसे है ना, डिस्ट्रिक्ट में देखो तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। तो ऐसे लोग इस फॉरेस्ट को क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं, चलाते हैं, देख रेख करते हैं, उनका ओनरशिप होता है, मैनेजमेंट उनका ही होता है। अब प्राइवेट फॉरेस्ट में देखते हैं, सच अ फॉरेस्ट इज़ ओन बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट फॉरेस्ट, प्राइवेट, अभी जैसे कि माई हाउस इज़ माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट। तो ये प्राइवेट फॉरेस्ट में कैसा है कि एक इंसान ने वो फॉरेस्ट को क्या किया है, अगर बनाया है तो वो उसका ओनर कौन बन जाता है? वो पर्टिकुलर पर्सन। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे जो इंडिविजुअली जो अगर फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हो इंडिया के ओडिशा स्टेट में, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इन हैपअजार्ड कंडीशन और सम ऑफ देम आर टोटली बैरन। अब देखो, आप अगर इंडिविजुअली काम करते हो तो ऑब्वियसली उसमें उतना ज़्यादा आप एफर्ट्स डाल नहीं सकते, तो बहुत अच्छे कंडीशन में ये प्राइवेट फॉरेस्ट अभी है नहीं, बोल सकते हैं हम। So I hope you understood the classification of forest according to ownership, administration and management. Let us move on to the deforestation। अब deforestation है क्या?
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। डिफॉरेस्टेशन मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। आपको पता है फॉरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। यस, फॉरेस्ट नहीं है, ट्रीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल डिसबैलेंस हो जाता है, राइट। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स व्हाट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इज़ वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम। तो डिफॉरेस्टेशन is not only the problem of India but every nation is facing this problem. Why? Because population explosion, yes, technology and all everything is leading to deforestation. It can be said that it is the result of progress of man. क्या है, मैंने बताया ना, इट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ मैन के वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ट्रीज़ आर डिस्ट्रॉयड नेचुरली, यस, कभी कभी नेचुरली भी डिस्ट्रॉयड होते हैं, मीन्स फॉरेस्ट फायर हो गया, उसके वजह से भी बहुत सारे ऐसे नुकसान हो जाते हैं ट्रीज़ को, फॉरेस्ट में कम हो जाते हैं ट्रीज़। तो देखो डिफॉरेस्टेशन मैन मेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसके वजह से भी होते हैं या फिर नेचर के वजह से भी होता है, नेचर से कम और मैन लोगों से ज़्यादा। However, it is negligible compared to the loss inflicted by human interference, है ना। नेचुरली जो हो रहा है वो कम है और जो मैन करते हैं या फिर हम लोग करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, वो ज़्यादा है। तो डिफॉरेस्टेशन करना आपको और मुझे पता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर आवर नेशन, फॉर आवर वर्ल्ड। डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो ऑब्वियसली वी विल बी इन प्रॉब्लम। वी थिंक दैट वी आर प्रोग्रेसिंग बट स्टिल यू नो वी आर, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डिग्रेड होते जा रहा है, राइट। सो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फॉरेस्ट। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका रिजल्ट क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ वाइड स्प्रेड, है ना, इसका जो बहुत ही ज़्यादा इसका इल इफेक्ट है। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली जो गैस ह्यूमन बींग के लिए नहीं ज़रूरत है वो बढ़ते ही जाएगा अगर डिफॉरेस्टेशन होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बिकम्स मोर इंटेंस, और ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सीवियर होता जाएगा। विद द रिमूव्ड फॉरेस्ट कवर द सॉइल इज इरोडेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेज, है ना। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो सॉइल क्या नहीं रहेगी, इंटैक्ट नहीं रहेगी, इंटैक्ट नहीं होगे तो वो इरोड हो जाएंगे, इरोजन टेक प्लेस होगा, इरोजन होगा तो फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो फार्म फर्टिलिटी बहुत, यानी सॉइल का जो फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। इन द फॉरेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज़ डिक्रीज लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो पेनिनसुलर इंडिया में भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेनिनसुला क्या है, आपको पता है पेनिनसुला क्या है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, राइट। मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ लॉस्ट देयर अबोर्ड्स, है ना। फॉरेस्ट नहीं है तो हम लोग सोचते हैं सिर्फ हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। पर आप जानते हो कि फॉरेस्ट होने की वजह से वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, है ना, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे क्रीचर्स जैसे कि रेप्टाइल्स, है ना, कितने सारी चीज़ें उसमें रहते हैं, तो उनके लिए वो नेचुरल लिविंग एरिया है, तो वो उनका जो घर है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच, एज अ रिजल्ट है ना, अर्बन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या रेमेडीज़ है टू सेव आवर ट्रीज़, आवर फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन को कैसे आप रोक सकते हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, उसको देखते हैं हम लोग। रेमेडीज़ फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड, है ना। अभी ऐसे रिसर्चेस निकालना चाहिए कि ये जो विलेजेस में क्या होते हैं, विलेजर्स क्या करते हैं, लकड़े ढूंढते हैं ना, तो उनको क्या चाहिए, चूल्हे जलाने के लिए उनको ये वुड चाहिए होता है, तो वो इसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका कोई एक
ऑप्शन मिलना चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव मिलना चाहिए। दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट, है ना। तो ये यूसेज ऑफ वुड को कम करेगा और फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं। वेर एवर द ट्रीज आर टू बी कट इनएविटेबली फॉर द डेवलपमेंट वर्क और फॉर नेसेसिटी, न्यू ट्री ऑफ द सेम स्पीसीज शुड बी ग्रोन। अगर ऐसा कभी होता है कि हाँ ज़रूरत ही है कि उस जगह में से उस पेड़ को आपको काटना ही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए या कोई इम्पोर्टेंट वर्क के लिए, तो ये कोशिश करना ज़रूरी है कि वैसे ही काइंड का कोई वैसे ही स्पीसीज़ के ट्रीज़ को आप वापस क्या करो, वहाँ पे सो करो, ताकि इन फ्यूचर आपको ट्री वहाँ पे मिल जाए। देयर शुड बी अ टोटल बैन फॉर कटिंग ट्रीज़ विच आर नॉट ग्रोन फुल्ली। और ऐसे ट्रीज़ जो पूरे बढ़ नहीं गए हैं या बड़े नहीं हो गए, वैसे ट्रीज़ को काटना टोटली बैन होना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन है या एक ये रेमेडी है ताकि आप फॉरेस्ट को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Those industries which receives their raw material from the forest should be compelled for afforestation for future need। अब देखो, फॉरेस्ट एक ऐसा सोर्स है या ऐसा एक ऐसा ज़रिया है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को उसमें से क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स, बराबर है। तो रॉ मटेरियल्स अगर आपको मिल रहा है फॉरेस्ट में से, तो ये ज़रूरी है कि वो ऐसे चीज़ें किया जाए कि अफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट, अफॉरेस्टेशन मीन्स ऐसे ट्रीज़ को आप वापस प्लांट करो ताकि इन फ्यूचर आपको वो ट्रीज़ वापस मिले, उसके नंबर्स इन फ्यूचर कम नहीं होने चाहिए। अंडर द नेम ऑफ इको टूरिज़्म द फॉरेस्ट कवर शुड नॉट बी डैमेज एंड शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल, है ना। और टूरिस्ट इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, तो इको टूरिज़्म की वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आप फॉरेस्ट को कट करो और वहाँ पे आप टूरिस्ट एरिया बना दो, और उसका कोई देखो प्लस पॉइंट अगर आपको अभी मिल रहा है तो उसका जो इल इफ़ेक्ट है आपको फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर टाइम। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना ज़रूरी है। वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग द लोकल पीपल। ये मुझे लाइन बहुत अच्छा लगता है। जब भी कंजर्वेशन की बात आती है ना, तो कब हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, जब तक लोगों के अंदर जानकारी नहीं होगा कि ये करने से आपको ये नुकसान है, तब तक आप क्या करोगे, गलती करते जाओगे। तो इसीलिए क्या करना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस लोकल पीपल में पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट ट्रीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक ये नहीं आप लोगों को बताओगे, वो लोग गलतियाँ करते ही जाएंगे। तो ये मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है जब भी कंजर्वेशन पे आते हैं हम लोग। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो क्यों आज आपके बुक में है ये, है ना, आपके सिलेबस में क्यों है, ताकि आप जब बच्चे हो तब आप जान सकते हो कि फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, उनको कंजर्व कैसे करना है, ताकि आप फ्यूचर में उसको क्या कर सके, अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सके और अपने नेचर को क्या कर सके, सेव कर सके। दे शुड बी एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो नेसेसिटी है वो आप जान रहे हो, आपको पता है, तो आप वो गलती करोगे नहीं, राइट। Social forestry and agroforestry should be developed intensively by taking planned steps for necessity of fodder and firewood। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप देखो, जैसे कि हमारे नेशन एक एग्रेरियन नेशन है, ऑब्वियसली एक एग्रेरियन नेशन है, और हमारे नेशन में बहुत सारे लोग अभी भी विलेजेस में रहते हैं, तो फायरवुड चाहिए उनको, एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए लेकर जाना है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, प्लान स्टेप्स से सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। In place of firewood, alternative options like solar energy, natural gas, etc. should be implemented। तो फायरवुड के जगह में, यानी लकड़े जो आपको मिलते हैं फॉरेस्ट में से, उसके जगह पे आप सोलर एनर्जी या फिर नेचुरल गैस को यूज़ करना लोगों को सिखा सकते हो। फॉरेस्ट रिसोर्स शुड बी यूज स्पेरिंगली, है ना। जो भी फॉरेस्ट में जो जितने भी रिसोर्स है, आई डोंट टेल अबाउट ओनली फॉरेस्ट, कोई भी रिसोर्सेज है उसको आपको स्पेरिंगली, मतलब इकोनॉमिकली जितने चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉपर ऑफ द ट्री ग्रोथ फास्टर एंड हेल्थियर, इन्फेस्टेड ट्रीज शुड बी रिमूव्ड, है ना। अभी आप चाहते हो कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ है वो प्रॉपर ग्रोथ हो,
तो जो भी ख़राब वाले ट्रीज़ है उसको निकाल दो और उसके जगह में न्यू ट्रीज़, न्यू सीड सोव करो, ताकि वो उतना टाइम वेस्ट ना करे और वो एरिया आपको क्या मिले, क्लियर मिल जाए। फॉरेस्ट फायर कॉजेज़ हैवी डैमेज टू फॉरेस्ट, तो ये भी एक रीज़न है, मैंने बताया ना, नेचुरल रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हैं। और सेपरेट सिस्टम और अ फोर्स एट नेशनल लेवल शुड बी क्रिएटेड फॉर डॉजिंग द फायर। तो फॉरेस्ट फायर को जल्द से जल्द बुझाने के लिए ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए फॉरेस्ट में कि ज़्यादा नुकसान ना हो और जल्द से जल्द फॉरेस्ट की जो फायर है उसको क्या कर सके, बुझा सके, राइट। Due to the increased means of transportation and easy travel, thousands of pilgrims reach the religious place in forested area to attend the bhandaras, fairs और the परिक्रमास, circular travels। तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से ईजिली पिलग्रिम्स क्या करते हैं, जो यात्री होते हैं, तीर्थ प्लेस जाते हैं ना, वो लोग इजीली ये फॉरेस्ट एरिया पहुंच सकते हैं, वहाँ पे भंडारास करते हैं, फेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ पे। और क्या करते हैं, उस जगह को पल्यूट करके चले जाते हैं, है ना, कचरे यहाँ वहाँ डाल के चले जाते हैं, फिर पल्यूशन हो जाता है। एट दैट टाइम द लिटर शुड बी क्लियर प्रॉपरली, अदरवाइज द फॉरेस्ट आर पल्यूटेड। ऐसे लोग अगर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो ऑब्वियसली उस जगह को क्लीन करना आपका काम है, जो भी जाते हैं वहाँ पे उनका काम है। गंदा करके चले जाएंगे तो उसमें मज़ा नहीं है, राइट। एन एरिया शुड बी डीमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पैस्चर। तो एक अगर फॉरेस्ट में ले भी जाते हैं अपने एनिमल्स को, है ना, कैटल्स को ले जाते हैं, तो एक डीमार्केशन होना ज़रूरी है, यानी एक बाउंड्री होना ज़रूरी है कि यहाँ तक ही आप ले जा सकते हो, इसके आगे आप अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए लेकर जा नहीं सकते हैं। ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे समझ चुके हो इसे कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और इसको कैसे आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, ताकि फॉरेस्ट को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ओके, सो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।